मतलब इसमें जो टेक्सचर है, इसमें जो डिज़ाइन है, ये प्रोसेस में गुजरना पड़ता है, तब जाके इतना अच्छा रिजल्ट आते हैं। इधर अगर हमने चैनल देते हैं ना, जो मेटल कास्टिंग के लिए ज़रूरी है, तो जो सिंगल स्ट्रेट लाइन में वो थोड़ा इजी रहता है जी। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन रहता है। जितना कॉलेज जालंधर में है, किसी में मूर्ति कला वाला आर्ट नहीं थे, पेंटिंग फिर भी थे। कोई हमारे स्टूडेंट सामने आते हैं जिनमें टैलेंट है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि पंजाब में एनवायरनमेंट नहीं है। रूट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इनकरेजिंग जो एक एरिया है ना, वो थोड़ा सा कम रहे, लेकिन टैलेंट है। आइडियाज हो जाती है। गवर्नमेंट की तरफ में पंजाब में बहुत नाम, मतलब ना के बराबर है। क्राफ्ट मेटल मेरा लेटेस्ट एक सीरीज़ है, मतलब इसमें मैंने बहुत सारे काम किया है। तो आइडिया क्या था कि लॉकडाउन चल रहे थे, शुरू हो गया, जैसे लोग एकदम सा टेंशन में है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये अभी धरती में जितना साल रहेगा, ये अपना एग्जिस्टेंस लेके ही रहेगा। मज़ा आता है इसमें। एक और बात यह है कि ये लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा वजन नहीं है। तो उस टाइम में जो अनसर्टेनिटी, उस टाइम पे जो हमारा अंदर के जो एक दुविधा, एक टेंशन, तो उसके ऊपर बेस्ड है स्कल्पचर। नमस्कार जी, आज सभी का स्वागत करते हैं टेलीस्कोप टीवी में। आज हमारे साथ हैं आर्टिस्ट बासु जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप अपनी कलाओं के बारे में या अपनी मूर्ति कला के बारे में कुछ बताएं। कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये मूर्ति कला की लाइन में आना है? एक्चुअली कहानी थोड़ी सी हम अगर पीछे से शुरू करें जी, तो मेरा आर्ट को समझना भी थोड़ा आसान रहेगी। कि मेरा एक्चुअली बर्थ प्लेस बांग्लादेश है और हम लोग अंडमान जाके सेटल्ड हुए जी। तो जब मेरा मन में आए कि मेरा अंदर कोई आर्ट है, जो टीचर लोग बोलते गए कि तुम्हारा ये जो ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छे है, तो शुरू तो उधर से हुआ था कि वो लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे। तो फिर ऐसा करते करते फिर मेरा ऐसा हुआ था कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर से मेरा मुलाकात हुई। उसने मेरे को गाइड जैसे किया है कि आप इस लाइन में जाओगे तो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट थे कि एस्ट्रोलॉजर मुझे ये बताया। तो अंडमान में क्या था, उस टाइम में कोई डेवलपमेंट तो नहीं था, आर्ट के बारे में किसी को कोई नॉलेज भी नहीं थे। तो मेरे को एक मतलब डार्क एरिया नज़र आते थे कि पता नहीं आर्ट अगर है तो कैसा है जी। आर्ट में पढ़ाई कैसा हो सकती है, अगर मैंने जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ये सारे मेरे पास एक कन्फ्यूजिंग सा था। फिर मेरा उधर से एक्चुअली उसके बारे में जानने का इच्छा बढ़ते गए। तब मैंने हायर सेकेंडरी पेपर दे दिया है। इस टाइम में मैंने ऐसा सोच रहे थे कि क्या करें, इकोनॉमिक्स लेके पढूं। तो तब ये एस्ट्रोलॉजर का ये जो बात है मेरे को बहुत काम कर गए और मैं सोचने लगे। तो अंडमान में एक आर्टिस्ट थे शापनेश चौधरी जी, और एक और थे वो भी काफ़ी अच्छा ये था, नीरज पोद्दार। तो दोनों आर्टिस्ट अंडमान में थे। फिर उनके पास मैंने गए और वो मुझे गाइड किया कि आप अगर जाना है तो शांति निकेतन जा सकते हो, अच्छी जगह है और बड़ी शांत वातावरण है, तो आप उधर ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरा मतलब आर्ट के लिए एक ओपनिंग डोर थे कि अच्छा ऐसा हो सकती है। ये अभी तक आपने जर्नी का ये पहले चौराहा जो है वही ढंग से शुरू हुआ। आप बता सकते हैं कि आपकी स्टडी कहाँ तक, अपने करियर कहाँ से करी स्टडी? फिर मेरे को शांति निकेतन में 78 में मैंने इंटरव्यू दिया आर्ट कॉलेज में, शांति निकेतन जो कला भवन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो उसमें बहुत टफ कंपटीशन होता है और 2-3 कंपटीशन से गुजरना भी पड़ता है।
तो चलो कुदरत की मेहरबानी हो और अपना कोशिश के वो जो भी है, मेरे को उस टाइम में जैसे काफ़ी कैंडिडेट थे बट मेरा चांस जो है उधर हो गए थे 78 में। तो मैंने कला भवन में मेरा पंजाब में आना कैसे हुआ? पंजाब में आना एक क्या बताऊं कि कुदरत की बताओ, क्योंकि पंजाब में एक पर्सन थे महेंद्र सिंह कुंदल, ठीक है, वो एपीजे कॉलेज में टीचिंग जॉब में थे और तब 84 की बात है मान के चलिए। तो उस टाइम में इधर जैसे एक माहौल बना था, 85 में मैं आए तो थोड़ा सा टेररिज्म का वो भी दौर चल रहे थे। जी जी। तो पंजाब में उस टाइम में कोई कंफर्टेबली आना नहीं चाहते थे, तो जो टीचर है उनको टीचर मिलता नहीं थे। फिर वो महेंद्र जी, मेरा जो टीचर थे उनके टीचर कॉमन थे, एक ही टीचर थे, तो उनको फ़ोन मतलब लेटर लिखा कि इधर एक टीचर चाहिए एपीजे कॉलेज में, तो कोई पर्सन है तो अप्लाई करने के लिए बोलो। तो मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद माइंड में नहीं था कि मैंने क्या करना था नहीं करना था। और जब इंटरव्यू दिया था इधर तो 3 कैंडिडेट थे, तो सिलेक्शन मेरा हो गए थे जी। तो ये मेरा पंजाब में एंट्री थे 85 में जुलाई में। पंजाब में सर लोगों का मूर्ति कला में इंटरेस्ट कैसा है? पंजाब में जब मैंने शुरू किया तब तो काफ़ी प्रॉब्लम हम लोगों को उसके थोड़ा सा सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम में मूर्ति कला का कोई कुछ भी नहीं थे, कॉलेज में नॉलेज नहीं थे। जितना कॉलेज जालंधर में है किसी में मूर्ति कला वाला आर्ट नहीं थे, पेंटिंग फिर भी थे। तो कोई बार मूर्ति में जैसे कपड़े का ज़्यादा स्थान नहीं रहता है, थोड़ा सा न्यूड होती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम सामने आ रहे थे कि मूर्ति कला को कपड़ा क्यों नहीं डाला, ये नहीं। मतलब इधर से शुरू हुआ कि हमने इसको धीरे धीरे लोगों को समझाया, बात किया, हटने लगे। थोड़ा सा हमने एग्जीबिशन शुरू किया, लोग इन्वॉल्व होने लगे। फिर एक हॉबी क्लास भी इधर चलते थे हमारे एपीजे कॉलेज में, तो उसमें काफ़ी लोग आए थे, कोई सीनियर मतलब बड़े उम्र वाला भी आते थे, बच्चे भी आते थे। तो धीरे धीरे थोड़ा आर्ट, ये जो कल्चर है थोड़ा पॉपुलर तो होने लगे। और कॉलेज में भी पहले केवल 4-5 लोग थे, तो मेरा आने के बाद देखा कि 14-15 एक क्लास में शुरू हो गया। तो ये जो एंट्री था ना, ये अच्छा था कि धीरे धीरे हमने आर्ट की तरफ थोड़ा बढ़ने लगे थे। सर जैसे ये पंजाब में आपसे आप बता रहे कि आर्ट की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, नहीं है अब। तो बाकी की जगहों के हिसाब से पंजाब में भी पंजाब में थोड़ा सा कम इसको है। कम। तो सर जो न्यू आर्टिस्ट हैं जो पंजाब में जो मूर्ति कला में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए क्या आपकी गाइड हो सकती है कि कैसे उनको कैसे अपने आप को आगे लेके जाना? एक्चुअली मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि जो इधर का प्रॉब्लम जो है ना वो रूट में है। रूट में कैसा है कि टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है। कोई हमारे स्टूडेंट सामने आते हैं जिनमें टैलेंट है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि पंजाब में एनवायरनमेंट नहीं है। मतलब एक चीज़ को मतलब ग्रो करने के लिए कि एनवायरनमेंट चाहिए कि अगर अपने पेंटिंग बनाना है, अपने स्कल्पचर बनाना है, तो एनवायरनमेंट बहुत कम में रहे। लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं इतना सालों से कितना काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई अप्रिशिएट मेरा वर्क को करे कि अच्छा बासु जी आपके एक काम हमारा घर में रखना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, तो मैंने और 10 काम करने के लिए सोचेंगे। तो जब ये लेवल नहीं है तो स्टूडेंट्स काम कर रहा है, तो उनको अगर कोई बोले कि भाई तुम्हारा एक छोटा सा आर्ट पीस मेरे घर में रखना है, तो स्टूडेंट्स और 10 काम करने के लिए सोचेंगे। रूट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इनकरेजिंग जो एक एरिया है ना वो थोड़ा सा कम रहे। लेकिन टैलेंट है, अगर करना चाहे लोग काम अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया बात हो सकती है। और पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट निकले भी आए, लेकिन देखा गया है कि वो पंजाब में ना रहे को दिल्ली में रहना पसंद कर रहा है। जी सर, जैसे मूर्ति कला में नए आर्टिस्ट जो आते हैं, अब जैसे कुछ लोग तो पूरे आर्टिस्ट में अपना कला में समय बिताते हैं। हाँ तो सर एक आर्टिस्ट के लिए सरवाइव करना, मतलब फाइनेंशियली सरवाइव करना कैसे होता है? ये प्रॉब्लम पूरा इंडिया में ही है, लेकिन पहले जैसे जितना उतना तो नहीं है। अगर कोई चाहते है ना, मैंने आपको सरवाइव करना है, तो कोई ना कोई ढंग से वो काम करके उनके काम को सेलेबल मतलब बिकने लायक बनाना भी उसको आर्ट है। सर ये जो आर्टिस्ट के हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती? गवर्नमेंट की तरफ में पंजाब में बहुत नाम मतलब ना के बराबर है।
पंजाब में जो हमने अगर देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, इवन हरियाणा में चले जाइए, आर्ट के उधर काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देते हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट है, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट है, दिल्ली साइड में उनको जगह भी दिया है, जैसे कला ग्राम है, उसमें कम पैसा में ज़मीन दिया घर बनाने के लिए कुछ। तो ये सारे जो है ना पंजाब में नहीं है। पंजाब में मिनिमम जो फंड होना चाहिए कि साल में जो एनुअल एग्जीबिशन करे, उसके लिए भी कोई बार फंड नहीं होती है। तो ये एक प्रॉब्लम तो है जी। सर, जैसे कि आपकी लाइफ में आपने बताया कि मूर्तिकला में पहले लोग इतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे, बट अब तब भी रखने लग गए हैं। अब तक में और पहले में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? नहीं, डिफरेंस ऐसा है कि जैसे अभी लवली इधर आए, उधर भी थोड़ा आर्ट इंट्रोड्यूस हो गया और स्टूडेंट्स में कोई अवेयरनेस हो गया कि मैंने इस फील्ड में जाना है, तो वो ढूंढते हैं। सर, फिर भी उतनी ग्रोथ तो नहीं हुई है जितनी की इतना ग्रोथ होनी चाहिए। हाँ, जितना होना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं है। लेकिन कभी भी ऐसा तो नहीं होता है कि कोई जगह कमी आए तो ओवरकम ना हो। कोशिश तो जारी रहना चाहिए। कोशिश जारी है, बहुत लोग कोशिश कर रहा है। इवन अभी जैसे चंडीगढ़ जो पंजाब ललित कला का जो चेयरपर्सन दीवान मन्ना है, वो भी अपना ढंग से कोई एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप दिया है, कभी बाहर घूमने के लिए, मतलब जर्नी के लिए वो थोड़ा सा ग्रांट देते हैं, बच्चे उधर जाके लर्न करते हैं, वापस आके बोलते हैं। तो कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व है और कोशिश उनके जारी है, लेकिन फिर भी टाइम टेकिंग है। जी, सरकार चाहे इनकरेज कर सकते हैं, एग्जीबिशन करा सकते हैं, वर्कशॉप करा सकते हैं, बाहर से अच्छे लोगों को बुला के एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। सर, बाहरली कंट्री के हिसाब से और अपना इंडिया की कंट्री के हिसाब से जो आर्ट है, ऐसा नहीं लगता कि जो बाहरले लोग हैं वो ज़्यादा इसको वैल्यू देते हैं, उसको समझ पाते हैं? समझना तो इधर भी समझ लेंगे, ठीक है, लेकिन वैल्यू देने वाला जो बात है ना, वो इधर थोड़ा सा वैल्यू आप कैसा देंगे। अगर आप, मेरा कोई क्रिएटिव वर्क है, आप इसको लेके घर में रखेंगे तो वैल्यू दिया ना। तो इधर वो अभी तक उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। अगर हुआ भी, जैसे गिने चुने कुछ लोग जो जिनके नाम है, तो सोचते हैं कि उनके काम हमारा घर में, उनके पास पैसा है तो वो आए। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि एक अच्छा आर्ट पीस घर में रखो। तो वो जो मतलब बाहर में जो होते हैं, अभी मेरा बॉम्बे एग्जीबिशन थे, तो जैसे बाहर मतलब क्या है कि बॉम्बे काफ़ी लोग मेरा वर्क को पसंद किया, कोई कलेक्ट भी किया है। एक बस कंपनी के जो CEO थे वो आए, वो देख के तो एकदम मतलब इतने इम्प्रेस हो गए। तो ऐसा लोग है कि वो इतना सिंसियरली अप्रिशिएट करते हैं। एक आर्टिस्ट इनकरेज होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ हम थोड़ा सा अगर बोले तो थोड़ा कम मिलता है जी। लेकिन सभी के कोशिश जारी है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जब आपको ऐसा लगा कि मुझे ये इस चीज़ से ड्रॉप कर देना चाहिए, कभी ऐसा फील हुआ? कभी ऐसा नहीं होते है, लेकिन बोला जा सकता है कि जैसे करते करते एक जगह पे जब हर जगह पे हम अगर कोशिश कर रहे हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा आ जाती है, तो एक आर्टिस्ट के थोड़ा लाइफ में एक बार ना एक बार वो बैक जो है वो हो जाती है। मैंने इस दिनों में थोड़ा कौन सी मोमेंट थी जब आपको ऐसा लगा? मेरा ऐसा एक्चुअली इस दिनों में मैंने बहुत काम किया था। एक स्क्रैप सीरीज़ जैसे मैंने उसमें कम से कम 20 से 30 बड़ा बड़ा वर्क किया है, और इस सीरीज में मेरा एक वर्क किसी ने बाय किया है, बाकी सारे वर्क मेरे पास पड़ा है। चाहे गैलरी में मेरे पास रखने का जगह भी नहीं है। तो अभी इस टाइम में अगर मैं चाहूँ कि और नया क्रिएटिव काम करूँ और जो हम मेरे पास ही पड़ा रहे, डंप हो जाए, तो उसमें एक आपको निराश होना पड़ता है कि करके हम कितना काम करेंगे और कहाँ रखेंगे। जी बिल्कुल, क्वेश्चन ऐसा हो जाती है। तो इस तरह फीलिंग्स होती है, लेकिन फिर भी हम अगर जॉब ऐसा पोजीशन में भी रास्ता ढूंढते हैं कि चलो ये नहीं करो, इन्वेस्ट ना करो, लेकिन काम करो। तो कोई बार जैसे मैंने वाटर कलर अभी थोड़ा सा शुरू किया, मैंने कहा कलर पड़ी है, शीट पड़ी है, तो अगर मैंने मेटल में नहीं कर सकता हूँ तो कम से कम क्रिएटिव काम तो कोई भी हो सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम ड्राइंग करता हूँ, जो रिफिल एक साथ में बांस बना के ना उसको फिर कोई काम करता हूँ।
तो एक अच्छी सीरीज़ है जिसमें लोग बहुत पसंद भी किया है, और मेरा पेटेंट करने का भी प्लान था, अभी हुआ नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सा रूट को चेंज कर लेते हैं कि चलो कुछ ड्राइंग कर लिया, चलो कुछ वाटर कलर कर लिया, तो लेकिन क्रिएटिव फ्लो जो बना रहता है। बट हो सकता है कि मैंने मेटल इतना इन्वेस्ट करके, इतना ज़्यादा खर्चा करके, हो सकता है इस टाइम में और काम करने का इच्छा नहीं कर रहा है, इस तरह है। सर जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कोई लोग अपना सामान फेंक देते थे या फिर कोई चीज जो घर से निकाल देते हैं, उनको आप यूज करके अपने आर्ट में यूज करते हैं। स्क्रैप उसके बारे में थोड़ा बताएं। स्क्रैप मेटल मेरा लेटेस्ट एक सीरीज है, मतलब इसमें मैंने बहुत सारे काम किया है। तो आइडिया क्या था कि लॉकडाउन चल रहे थे, शुरू हो गया, जैसे लोग एकदम सा टेंशन में है, पता नहीं क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी, एक लाइफ चल रहा है। एंड कोई बार घर से निकलो तो लगे पता नहीं, किसी को, हमारे एक दोस्त भी थे जो नहीं रहा। तो ऐसा फीलिंग्स, नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत अंदर बढ़ते जा रहे थे। तो वो उस टाइम में मैंने एक सीरीज में काम किया था, हरानो सुर, बंगाली सेंटेंस है, लॉस्ट मेलोडी, हरानो सुर। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? लॉस्ट मेलोडी, जैसे आपको हारमोनी जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो खो गए। सुर मतलब ताल है, लय है, हारमोनी है, तो वो उस टाइम खो रहे थे। तो उस सीरीज़ में मैंने काम किया था, उसमें एक अनसर्टेनिटी के बारे में ही ज़्यादा मैंने बात किया है कि हम घर से निकले और वापस कैसा आए, और घर से निकले कोई मेरे को इन्फेक्शन हो गया, मेरे को डॉक्टर के पास, लाइफ ही अनसर्टेनिटी में भर गया था। तो उस सीरीज़ में मैंने जो काम किया था उसमें कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि जैसे हमने घर में कोई फ्लावर वास रखते हैं सुंदर सजा के, अब एक टाइम तो आते हैं कि वो फ्लावर वास हो सकता है कि पुराना हो गया और नेक्स्ट जनरेशन आके बोलता है इसको फेंको यार, ये क्या अच्छा नहीं, नया लाओ। तो नया लाता है, उसको फेंक देता है, और वो इकट्ठे होके एक कबाड़ में जाते हैं। तो कबाड़ में जाते हैं, उधर जाके वो जो जिसको आप इतना सजा उसको रखते थे, उधर जाके उनको आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। वो कबाड़ में धक्का खा रहा है, इधर फेंक रहा है, उधर कर रहा है, कोई उसको पिघला रहा है। तो वो जो लाइफ के अनसर्टेनिटी में उसको स्क्रैप के साथ लिंक करके फिर मैंने एक सीरीज़ में काम किया था जिनके नाम ही था हरानो सुर। तो आर्टिस्ट उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ लोगों को दर्द है, जहाँ लोगों को अनसर्टेनिटी लाइफ है, जहाँ लोग पेनफुल है, जहाँ लगता है कि अब सुबह तो हो गया लेकिन आगे करना क्या है, घर से निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। तो बाकी लोग कॉमन ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन एक आर्टिस्ट उसको डीपली सोचते हैं। सिंगर घर में बैठ के चलो गाना गा रहा है, मतलब उनको भी कोई ना कोई जगह पे एक फुलफुलनेस हो रहा है। तो ये है, मतलब वो सीरीज़ मैंने बहुत काम किया था और अभी भी मेरे पास पड़ी है, कभी दिखाएंगे। सर इनके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये एक मेरा सीरीज़ है जो मैंने शुरू किया था 2003 के आसपास जी। तो इसमें क्या था कि मैंने थोड़ा सा, जैसे स्कल्पचर जो है ना, हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म है, जैसे डोकरा कास्टिंग प्रोसेस है, एक बंगाल में है, उड़ीसा में है, भोपाल एमपी में है, एक टेक्निक है प्रोसेस। तो मुझे वो टेक्निक हमेशा अच्छा लगता था, तो मैंने उस प्रोसेस को खुद अपने आप में सीख के फिर काम करना शुरू किया था। और ये जो है ना, ये सारे ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, पीतल की ढलाई, मतलब इसमें जो टेक्सचर है, इसमें जो डिज़ाइन है, ये एक प्रोसेस में गुजारना पड़ता है, तब जाके इतना अच्छा रिजल्ट आते हैं। तो ये जो डोकरा कास्टिंग ट्रेडिशनल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में करा है, लेकिन काम जो है फेमिनाइन सीरीज है। सर इसको बनने में कितना टाइम लगता है? ये एक फीमेल फॉर्म अगर इस लेवल पे हम कास्टिंग कंप्लीट करते हैं तो कम से कम नहीं तो 20 दिन से 25 दिन तो ये लग जाती है एक वर्क। मतलब एकदम से नहीं होती है, पहले हमने मोम में बनाया, फिर उसको मोल्ड किया है, फिर गोबर मिट्टी का लेयर, चावल के छिलके के, फिर उसके बाद भट्टी में हीट देते हैं तो बैक्स निकाल जाती है, फिर मेटल को पिघला के डालना, मतलब प्रोसेस लंबी है। इसलिए जो है ना कंप्लीट रिजल्ट इधर तक पहुँचते पहुँचते 25 से 20-25 दिन तो लग ही जाती है। जी सर, इस तरह है। और सर ये सारे उसी से बने हुए हैं? ये सारे उसी प्रोसेस में। ये मेरे एक्चुअली रैम्प सीरीज, मतलब फेमिनाइन ग्रेस के ऊपर है। जो फीमेल फॉर्म है ना जी, उसके एक अपना ग्रेस है, एक ब्यूटी है, सुंदर है। तो मैंने उस चीज़ के ऊपर बेस करके काफ़ी स्कल्पचर किया है।
एक अदर रिक्लाइन भी है, कुछ स्कल्पचर अभी उधर भी पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है। तो एक कंप्लीट सीरीज वर्क है। रिक्लाइन में जो हमारा जो ब्यूटी है, जो रिदमिक फॉर्म है, तो मैंने इस सीरीज में भी बहुत काम किया। उनमें से एक मेरे पास अभी ये पड़ा है, बाकी और भी वर्क पड़ा है फीमेल फॉर्म, एक और इधर है, ये जो उधर दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह मतलब इसमें जाके थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि इधर अगर हमने चैनल देते हैं ना, जो मेटल कास्टिंग के लिए ज़रूरी है, तो जो सिंगल स्ट्रेट लाइन में वो थोड़ा इजी रहता है जी, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो इसीलिए मतलब जो रिक्लाइन फिगर सेम टाइम लगता है बनने में, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसलिए लेते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा है रिक्लाइन फिगर में। जी सर। जैसे अभी उधर है, उसमें मैंने कहा एक पीस में बन ही नहीं पाए, फिर मैंने उसको पायर को अलग कर दिया, बाद में वेल्डिंग कर दी। इस तरह टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं ये। ठीक है सर। सर और ये पेंटिंग्स के बारे में और ड्राइंग्स के बारे में, ये जो ड्राइंग सीरीज है ना, ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट वे में तैयार किया गया। मतलब जैसे पेपर है, ये जो सारे टेक्सचरल एलिमेंट्स है, मैंने बहुत सारे रिपल एक साथ में बांच बना लिया। ओके सर। और इसको मैंने जब ट्रीट करता हूँ, मेरे क्विक इसको करते हैं, तो एकदम से यूनिक है। और मेरा ख्याल कि ऐसा काम जो है ना, मैं ही किया है और किसी ने इस टाइप के काम किया नहीं। ठीक है सर। तो मैं इसको बहुत जल्दी पेटेंट भी करने वाला हूँ, ताकि ये मेरे नाम पे, इस टेक्निक जो है ना, मेरे नाम पे रहे। ओके सर। तो इसीलिए एक इसके इम्पोर्टेंस है। और इस काम में मेरा नेशनल में सिलेक्शन, स्टेट लेवल अवार्ड, ऑल इंडिया लेवल अवार्ड, कोई सारे अवार्ड भी मिले हैं इसमें। ओके सर। इस तरह है। तो मैं उसको असेंबल करके फिर एक नया लाइफ दिया है इसको। ओके सर। अभी ये हो सकता है कि जो स्क्रैप मेटल उधर लेके किसी ने पिघला देना था, लेकिन जब मैंने इधर लेके इसको रखा है, तो अभी लोगों को पास एक आर्ट पीस लगेगा और स्क्रैप नहीं बोल सकते हैं जी। तो वो लेवल मैंने दिया है, ताकि ये अभी धरती में जितना साल रहेगा, ये अपना एग्जिस्टेंस लेके ही रहेगा। उम्र बढ़ गई इसकी। हाँ, इसके उम्र, और नहीं कोई गलाएंगे नहीं इसको, क्योंकि महंगा चीज़ है जी। तो वो एक बात है कि मैंने जितना भी ये स्क्रैप लेके काम किया है बड़ी ऑर्डिनरी चीज ये है। जैसे अलग सा वो जो कुंडली जैसा ही होता है, पता नहीं हैंग करते हैं, तो गड़वी, हाँ गड़वी जैसे ही थे, ये इतना सा था, ये मैंने बाद में ऐड किया है, तो ये सामने ऐड हो गया। तो एक फीलिंग जो है ना, हमारा लाइफ के साथ ह्यूमन जो फॉर्म है, थोड़ा नज़दीक उसको, बट क्रिएटिव फॉर्म जैसे ट्रांसपेरेंट है, इधर से होल्स है, कोई जगह पे थोड़ा सा जैसे हमारा ग्रोथ है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, वो वाला फीलिंग्स भी है इसमें जी सर। और डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा मिला, उस मटेरियल को मेरा जो एक्सप्रेशन है उनको साथ कैसा लिंक करे जी। आइडिया कैसे आपको आया है ये? एक्चुअली ये एक तो मैं जैसे एक थिंकिंग लेके मैं चल रहा हूँ कि मैंने इस टाइप का जो फॉर्म है वो मेरे अंदर है, उसको डेवलप करना है जी। तो बंदा जो चीज़ चाहते हैं ना, वो उसी हिसाब से ढूंढते हैं जी कि मेरे को ये चाहिए और कहाँ मिल सकती है। तो स्क्रैप के बहुत सारे शॉप है, उधर जाते हैं, फिर वही स्क्रैप को मैं उठाएंगे जो मुझे चाहिए। तो जो लाइकिंग है उसी हिसाब से मैंने लेके आया और फिर फर्दर इसको असेंबल करके। टेक्निकल प्रॉब्लम भी बहुत आती है इसमें, जैसे ब्रास है, गरम कर दिया, टेढ़ा हो गया, अब उसको हथौड़ा नहीं मार सकते हम, तो फिर कैसा सीधा करें। मतलब बहुत सारे टेक्निक जो है ना, वो डिपेंड करता है कि आपको स्कल्पचर परफेक्ट बने ना बने जी। बट एक मज़ा आता है इसमें। एक और बात यह है कि ये लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, इस कारण जो है ना, जैसे कोई अपना घर में रखना चाहे, कोई इधर से उधर शिफ्ट करना है, कोई गार्डन में रखना है, तो बहुत सारे बातें इसमें है जो अच्छा लग सकता है जी, मन को अच्छा लगे। एक फैमिली जैसा ही है इसमें, बर्ड्स की शेप हाँ, में, बर्ड की शेप में, बट जो भी मेरे को मटेरियल मिला, जैसा भी मिला, वो अलग अलग फॉर्म में सारे डिफरेंट तरीक़ा से सामने आए। सर ये गिलास लग रहा है मुझे। हाँ, ये गिलास है, ये गिलास है, ये जो गड़े, हाँ उस फ्लावर बास, ये तो फ्लावर बास ही है, तो वो आ गए। और कोई का तो आइडेंटिटी भी नहीं है, ये प्लेट था, बाउल टाइप के जी जी।
तो एक मज़ा है इसमें जो सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने जो स्क्रैप इधर यूज़ किया है जी, और दोबारा मैं अगर चाहे कि ऐसा एक और मैंने बनाऊं तो नहीं बना सकते। कारण क्या है, सेम मटेरियल मुझे मिलना ही नहीं है। तो एक बार जो मेरे से जन्म ले लिया, मतलब जो मेरे सामने आ गए, वो यूनिक ही रहेगा, जी सेम नहीं हो सकती है। जी सर। तो ये एक अच्छी बात स्क्रैप में है। सर ये जो आइडिया है, ये आइडिया कैसे आपके माइंड में आया? आइडियाज कम्प्लीटली डिपेंड, क्योंकि एक दिन में कोई भी चीज़ एकदम से आते नहीं है जी, बट हम जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जब भी देखता हूँ, जब भी सोचता हूँ, तो पेड़ पौधा है, ग्रो कर रहा है, कोई बात है, तो वो सारे चीज़ से लेके फिर क्रिएटिव फॉर्मेशन में जाके डिज़ाइन वैल्यू, जो डिज़ाइन सेंस है, वो कैसा करे ताकि मन को अच्छा लगे, जो मेरा फीलिंग्स है, जो टुवर्ड्स हेवन आप बोल सकते हो, हेवनली ग्रेस बोल सकते हो, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो सारे फीलिंग्स को कोई ना कोई ढंग से जोड़ता है। तो उसी तरह फॉर्म के जो ग्रेस है। इंडिया में सबसे जो बड़ा एग्जीबिशन होती है विजुअल आर्ट की, वो नेशनल एग्जीबिशन होता है ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली। ओके सर। तो उसमें मेरा वर्क सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन उसमें होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वर्क जो थे साइलेंस मिस्ट्री, मतलब जो मिस्ट्री है, जो अननोन एक एरिया है, वो साइलेंस है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन हो साइलेंस है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ बोल नहीं है, जैसे स्थिर है। तो उस फॉर्म के ऊपर बेस करके स्कल्पचर था। और मैंने बताया था पहले भी कि जो लॉकडाउन के टाइम जो मेरा सीरीज चल रहा था हारानोशूर, उसी के एक पार्ट है। ओके सर। तो उस टाइम में जो अनसर्टेनिटी, उस टाइम के जो हमारा अंदर के जो एक दुविधा, एक टेंशन, तो उसके ऊपर बेस्ड था स्कल्पचर। ओके सर। ये जैसे पोर्ट्रेट टाइप के ही है, लेकिन किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को शक्ल देख के बनाया, थोड़ा इमेजिनेशन है मेरा। लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसा स्टडी किया होंगे किसी का, तो उसको एक रिफ्लेक्शन बाद में मन में आए कि वो देखा था वो अच्छा था, कोई फेस देखा था अच्छा था, उसका बाल ऐसा था अच्छा था, तो फिर इधर आके थोड़ा इमेजिनेशन है, थोड़ा सा वो जो मेरा जो कल्पना है वो सारे मिक्स होके ये स्कल्पचर है। ब्रोंज स्कल्पचर है, काफ़ी लंबी प्रोसेस में कास्टिंग होती है। सर इसको कितना टाइम लग गया होगा? ये 1 महीना के ऊपर लग जाती है कंप्लीट आने में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, पहले तो इसको डाई लेना है, फिर उसको बैग्स में बनाना है, फिर उसको अंदर खाली जो है ना, अंदर खाली करने के लिए तरीका और होती है, तो इसको इटालियन प्रोसेस ऑफ कास्टिंग बोलते हैं। तो पहले जो मैंने देखा है तो डोगरा कास्टिंग, वो ट्रेडिशनल प्रोसेस थे। ओके सर। ये इटालियन प्रोसेस ऑफ कास्टिंग, इसमें बड़ा वर्क जो है, जैसे कोई बाहर में घोड़ा है, कुछ और बनता है, उसका अंदर खाली है, तो ये भी खाली है। खाली करने के लिए भी काफ़ी लंबी टाइम लगते हैं, प्रोसेस अलग होती है। वेरी सिंपल बर्तन है, ऊपर कढ़ाई है, और कभी गिलास मिल गया, कभी लोटा, कभी जो भी फॉर्म मिला, वेरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल्डली लगाया। और वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी गणेश जी के। ऐसा अगर गॉड है तो हो सकता है कि वैसा पावरफुल ही हो, मतलब ऐसा गणेश नहीं कि वो एकदम सा कमज़ोर गणेश नहीं है, मतलब अपने अपने जैसे बहुत शक्ति हो, तो बहुत पावर है। तो उसी ढंग से इनको आंखें जो देखे तो एक गॉड फीलिंग जो है ना, वो चीज़ है इसमें। शुक्रिया सर जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे मूर्तियों के बारे में इतना कुछ बताया। तो ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए बने रहें हमारे टेलीस्कोप टीवी पे। धन्यवाद।